चैप्टर नंबर 12 ध्वनि साउंड। हम प्रतिदिन विभिन्न स्रोतों जैसे मानवों, वाहनों, पक्षियों, मशीनों, घंटियों, रेडियो, टेलीविजन आदि की ध्वनि सुनते हैं। ध्वनि ऊर्जा का वह रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। ऊर्जा के अनेक रूप भी हैं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा आदि। पिछले अध्यायों में आप यांत्रिक ऊर्जा के विषय में पढ़ चुके हैं। आपको ऊर्जा संरक्षण नियम के बारे में पता है कि इस नियम के अनुसार ऊर्जा की न संरक्षण नियम के बारे में पता है कि इस नियम के अनुसार ऊर्जा की न तो उत्पत्ति कर सकते हैं और न ही उसका विनाश कर सकते हैं। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जब आप ताली बजाते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या आप ध्वनि को अपनी ऊर्जा का उपयोग किए बिना उत्पन्न कर सकते हैं? ध्वनि उत्पन्न करने के लिए आप अपने ऊर्जा के किस रूप का उपयोग किया? इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है और किसी माध्यम से या किस प्रकार संचरित होकर हमारे कानों तक पहुंचती है। ध्वनि का उत्पादन। क्रियाकलाप 1, एक स्वतंत्र त्रिभुज लेकर इसकी एक भुजा को एक रबड़ के पैड पर मारकर इसे कंपित कराइए। स्वतंत्र त्रिभुज को अपने कान के पास लाइए। क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई देती है? स्वतंत्र त्रिभुज की एक भुजा को अपनी अंगुली से स्पर्श कीजिए और अपने अनुभव को अपने सहपाठियों के साथ बांटिए। एक लंबी सुई और धागा लीजिए। धागे के एक सिरे पर एक गांठ लगाइए और सुई की सहायता से धागे को गेंद में पिरोइए तथा किसी आधार से लटकाइए। पहले कंपन न करते हुए स्वतंत्र त्रिभुज की एक भुजा से गेंद को स्पर्श कीजिए, फिर कंपन करते हुए स्वतंत्र त्रिभुज की एक भुजा से गेंद को स्पर्श कीजिए। क्रियाकलाप 2, देखिए क्या होता है। अपने सहपाठियों के साथ विचार विमर्श कीजिए और दोनों अवस्थाओं में अंतर की व्याख्या करने का प्रयत्न कीजिए। एक बीकर या गिलास लेकर उसे ऊपर तक पानी से भरिए। कंपित स्वतंत्र त्रिभुज की एक भुजा को चित्र के अनुसार पानी की सतह से स्पर्श कराइए। अब चित्र के अनुसार कंपित स्वतंत्र त्रिभुज की दोनों भुजाओं को पानी में डुबाइए। देखिए कि दोनों अवस्थाओं में क्या होता है। अपने सहपाठियों के साथ विचार विमर्श कीजिए कि ऐसा क्यों होता है। ऊपर किए गए क्रियाकलापों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? क्या आप ध्वनि को किसी कंपायमान वस्तु के बिना उत्पन्न कर सकते हैं? अब तक किए गए क्रियाकलापों में हमने स्वतंत्र त्रिभुज से आयात द्वारा ध्वनि उत्पन्न की है। हम विभिन्न वस्तुओं में घर्षण द्वारा रगड़कर, खुरचकर, वायु भरकर या उनको हिलाकर ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। इन क्रियाकलापों में हम वस्तु को कंपित करते हैं और ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कंपन का अर्थ होता है किसी वस्तु का तीव्रता से बार बार इधर उधर गति करना। मनुष्य में वाक्य ध्वनि उनके वाक तंतुओं के कंपित होने के कारण उत्पन्न होते हैं। जब कोई पक्षी अपने पंख फड़फड़ाते हैं तो क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई देती है? क्या आप जानते हैं कि मक्खी भिनभिनाने की ध्वनि कैसे उत्पन्न करती है? एक घिंची हुई रबड़ के छल्ले को बीच से खींचकर छोड़िए। यह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। क्रियाकलाप 3, विभिन्न वाद्य यंत्रों की सूची बनाइए और निरीक्षण कीजिए कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इन वाद्य यंत्रों का कौन सा भाग कंपन करता है। ध्वनि का संचरण। हम यह जानते हैं कि कंपन करती हुई वस्तु द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। पदार्थ या द्रव्य जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है उसे माध्यम कहते हैं। यह ठोस, द्रव्य या गैस हो सकता है। ध्वनि स्रोत से उत्पन्न होकर सुनने वाले तक किसी माध्यम से होकर पहुंचती है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो यह अपने चारों ओर उपस्थित माध्यम के कणों को कंपित कर देते हैं। ये कण कंपित वस्तु से हमारे कानों तक स्वयं गति करके नहीं पहुंचते। सबसे पहले कंपित वस्तु के संपर्क में रहने वाले माध्यम के कण अपने स्थिर अवस्था से विस्थापित होते हैं। यह अपने निकटवर्ती कणों पर एक बल लगाते हैं जिसके फलस्वरूप ये कण अपनी स्थिर अवस्था से विस्थापित हो जाते हैं। समीप के कणों को विस्थापित करने के पश्चात प्रारंभिक कण अपनी मूल अवस्थाओं में वापस लौट आते हैं। ये प्रक्रिया माध्यम में तब तक चलती रहती है जब तक कि ध्वनि आपके कानों तक नहीं पहुंचती। माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ माध्यम के कण नहीं, माध्यम से होता हुआ संचरित होता है। तरंग एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम द्वारा गति करता है और माध्यम के कण अपने निकट उपस्थिति कणों में गति उत्पन्न कर देते हैं। ये कण इसी प्रकार की गति अन्य दूसरे कणों में भी उत्पन्न करते हैं। माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ जाते हैं। किसी माध्यम में ध्वनि का संचरण ठीक इसी प्रकार होता है, इसलिए ध्वनि को तरंग के रूप में जाना जा सकता है। ध्वनि तरंग माध्यम के कणों की गति द्वारा अभिलक्षित की जाती है और यांत्रिक तरंगे कहलाती है। ध्वनि के संचरण के लिए वायु सर्वाधिक सामान्य माध्यम है। जब कोई कंपित वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो वह अपने सामने की वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती है और एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र को संपीड़न C कहते हैं। यह संपीड़न कंपित वस्तु से दूर आगे की ओर गति करता है। जब कंपित वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे विरलन
जिसे विरलन आर कहते हैं। जब वस्तु कंपन करती है अर्थात आगे पीछे तेजी से गति करती है तो वायु में संपीड़न और विलयन की एक श्रेणी बन जाती है। यही संपीड़न और विलयन ध्वनि तरंग बनाते हैं। जो माध्यम से संचरित होती है संपीड़न उच्च दाब का क्षेत्र है, जबकि विरल निम्न दाब का क्षेत्र है। किसी माध्यम में कणों का अधिक घनत्व अधिक दाब को और कम घनत्व कम दाब को दर्शाता है। अतः ध्वनि का संचरण घनत्व परिवर्तन के संचरण के रूप में देखा जा सकता है। क्या ध्वनि एक प्रकाश डब्बे को नृत्य करा सकती है? एक टीन का डब्बा लेकर इसके दोनों सिरों को काटकर एक खोखला बेलन बना लीजिए। अब एक गुब्बारे को इस प्रकार काटे कि उसकी एक झिल्ली बन जाए। इस झिल्ली को खींचकर इस डिब्बे के एक खुले सिर के ऊपर एक रबड़ की छल्ले की सहायता से तान दीजिए। समतल दर्पण का एक छोटा टुकड़ा और इसे गोंद की सहायता से गुब्बारे से इस प्रकार चिपकाइए कि उसकी चमकदार सतह ऊपर की ओर हो। एक प्रकाश स्रोत से आने वाले प्रकाश को दर्पण पर पड़ने दीजिए। परावर्तन के पश्चात प्रकाश का धब्बा दीवार पर दिखाई पड़ता है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया। डिब्बे के खुले भाग में बोलिए या चिल्लाइए और दीवार पर प्रकाश के धब्बे को नाचते हुए देखिए। अपने मित्रों से प्रकाश के धब्बे के नाचने के कारण के बारे में चर्चा कीजिए। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि एक प्रकार की यांत्रिक तरंग होती है जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे जल, वायु, स्टील आदि। यह निर्वात में होकर नहीं चल सकती। इसे निम्न प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। प्रयोग: एक विद्युत घंटी और एक कांच का वायुरोध बेलजार लीजिए। इस विद्युत घंटी को बेलजार में लटकाइए। बेलजार को नीचे दिए गए चित्र की भांति एक निर्वात पंप से जोड़िए। घंटी के स्विच को थोड़ा सा दबाने पर आप उसकी ध्वनि सुन सकते हैं। अब इस निर्वात पंप को चलाइए और जब बेलजार की ध्वनि धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है तो घंटी की ध्वनि धीमी हो जाती है। यद्यपि उसमें पहले की तरह ही विद्युत धारा प्रभावित हो रही है। कुछ समय के बाद जब बेलजार में बहुत कम शेष वायु रह जाती है तब आपको बहुत ही धीमी ध्वनि सुनाई देती है। यदि इस वायुरोध बेलजार की सारी वायु निकाल दी जाए तो क्या होगा? क्या तब भी आपको घंटे की ध्वनि सुनाई देगी? ध्वनि तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे। क्रियाकलाप 4: एक स्प्रिंग लीजिए। अब स्प्रिंग को नीचे दिए गए चित्र में दर्शाए अनुसार खींचिए। अपने मित्र को और स्प्रिंग को एक तीव्र झटका दीजिए। आप क्या पाते हैं? यदि आप अपने हाथ से स्प्रिंग को लगातार आगे पीछे बारी बारी से स्प्रिंग छोड़ते हैं और खींचते रहेंगे तो आप क्या देखेंगे? यदि आप स्प्रिंग पर एक चिन्ह बढ़ा देंगे तो आप देखेंगे कि स्प्रिंग पर लगा चिन्ह विक्षोभ के संचरण की दिशा के समांतर आगे पीछे गति कर रहा है। वे क्षेत्र जहां स्प्रिंग की कुंडलियां आसपास आ जाती है संपीड़न से, और वे क्षेत्र जहां कुंडलियां दूर दूर हो जाती हैं विरणन कहलाते हैं। हम जानते हैं कि सभी माध्यमों में ध्वनि संपीड़न तथा विरणों के रूप में संचरित होती है। अब आप किसी स्प्रिंग में विक्षोभ के प्रसार तथा किसी माध्यम में विक्षोभ के आपस में तुलना कर सकते हैं। इन तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। इन तरंगों में माध्यम के कण विक्षोभ के संचरण की दिशा के समांतर स्थापित होते हैं। कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते, लेकिन अपनी विराम अवस्था में आगे नीचे दोलन करते हैं। ठीक इसी प्रकार ध्वनि तरंगे भी संचरित होती है। अतः वह ध्वनि तरंगे ही अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। जब आप स्प्रिंग के सिरे को आगे पीछे किए बिना दाएं बाएं हिलाते हैं तो तब भी आपको स्लिंगी में तरंगे उत्पन्न होती दिखाई देगी। इन तरंगों के कारण तरंग संचरण की दिशा में कंपन नहीं करते, लेकिन तरंगों के चलने की दिशा के लंबवत अपनी विराम अवस्था में ऊपर नीचे कंपन करते हैं। इस प्रकार के तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे कहलाते हैं। इस प्रकार अनुप्रस्थ तरंगे वे तरंगे हैं जिनमें माध्यम के कण अपने माध्य स्थितियों पर तरंगों के संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों के विषय में विस्तृत जानकारी आप अपनी उच्च कक्षाओं में प्राप्त करेंगे। किसी तालाब में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर जल की सतह पर दिखाई देने वाली तरंगे अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। प्रकाश भी एक अनुप्रस्थ तरंग है, किंतु प्रकाश में दोलन माध्यम के कणों या उनके दाब या घनत्व के कारण नहीं होते। ये तरंगे यांत्रिक तरंगे नहीं है। ध्वनि तरंग के अभिलक्षण: किसी भी ध्वनि तरंग के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। आवृत्ति, आयाम, वेग। अगले पृष्ठ पर दिए गए चित्र में ध्वनि तरंग को ग्राफीय रूप में दिखाया गया है। इस ग्राफ में हमें पता चलता है कि जब ध्वनि तरंग किसी माध्यम में गति करती है तो घनत्व तथा दाब कैसे परिवर्तित होता है। किसी निश्चित समय पर माध्यम के घनत्व तथा दाब दोनों में उनके औसत मान से ऊपर और नीचे दूरी के अनुसार परिवर्तन होता है। चित्र ए तथा बी दर्शाते हैं कि जब ध्वनि तरंग माध्यम में संचरित होता है तो घनत्व और दाब में क्या क्या उतार चढ़ाव आते हैं। संपीड़न के क्षेत्र में कण पास आ जाते हैं। इन्हें चित्र सी में वक्र के ऊपरी भाग में दिखाया गया है। वक्र का शिखर अधिकतम संपीड़न के क्षेत्र को दर्शाता है। अतः संपीड़न वह क्षेत्र है जहां पर घनत्व तथा दाब दोनों ही अधिक होते हैं। विरण निम्न दाब का क्षेत्र होता है जहां पर कण दूर दूर हो जाते हैं। उन्हें घाटी से दर्शाते हैं। इन्हें चित्र सी के वक्र के निम्न भाग द्वारा दिखाया गया है। शिखर को तरंग का श्रृंग तथा घाटी को गत्र कहते हैं। दो क्रमागत
संपीड़नों से अथवा दो क्रमागत विवरणों आर के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः ग्रीक अक्षर लैम्डा से व्यक्त किया जाता है। इसका SI मात्रक मीटर है। आवृत्ति से हमें पता चलता है कि कोई घटना कितनी जल्दी जल्दी घटित होती है। हेनरिच रिफोर्ड हटर्ज का जन्म हैम्बर्ग जर्मनी में 22 फरवरी 1857 को हुआ। उनकी शिक्षा बर्लिन विश्वविद्यालय में हुई। उन्होंने जैसी मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की पुष्टि अपने प्रयोग द्वारा की। उन्होंने टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन तथा टेलीग्राम के विषय में विकास की नींव भी रखी। विद्युत प्रकाश से विद्युत प्रभाव की भी खोज उन्होंने की थी, जिसकी बाद में अल्बर्ट आइंस्टीन ने व्याख्या की थी। आवृत्ति के SI मात्रा का नाम उनके सम्मान में ही रखा गया था। आवृत्ति से हमें पता चलता है कि कोई घटना कितनी जल्दी घटती होती है। या मान लीजिए कि आप एक डोल को पीट कर बजा रहे हैं। आप 1 सेकंड में जितनी बार डोल को पीटते हैं वह आपके द्वारा 1 सेकंड में डोल को पीटने की आवृत्ति है। हम पढ़ चुके हैं कि जब ध्वनि किसी माध्यम से संचरित होती है तो माध्यम का घनत्व भी अधिकतम तथा न्यूनतम मान के बीच परिवर्तित होता है। घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान तक और न्यूनतम मान से पुनः अधिकतम मान तक परिवर्तित होने पर एक दोलन पूरा होता है। एकांक समय में इन दोलनों की कुल संख्या को ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहते हैं। यदि आप प्रति एकांक समय में अपने समीप से गुजरने वाले संपीड़नों तथा विलयनों की संख्या की गणना करें तो आपको ध्वनि तरंगे की आवृत्ति मालूम हो जाएगी। इसे समावर्तता से प्रदर्शित करते हैं। इसका SI मात्रक हर्ट्ज है। दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विलयनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगने वाले समय को तरंग का आवर्तकाल कहा जाता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि एक संपूर्ण दोलन में लिए गए समय को ध्वनि तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। इसे T अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। सेकंड S इसका SI मात्रक होता है। आवृत्ति तथा आवर्तकाल के बीच के संबंध को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार एक उच्च तावरण की ध्वनि से हमें ज्ञात होता है कि किसी बिंदु से एकांक समय में संपीड़न तथा विलयन की अधिक संख्या गुजरती है। एक ऑर्केस्ट्रा वाद्यवृंद में बांसुरी तथा वायलिन दोनों में एक ही समय में बजाई जा सकते हैं। दोनों ध्वनियां एक ही माध्यम वायु में चलते हुए हमारे कानों तक एक ही समय पर पहुंचती है। दोनों एक समान स्रोतों की ध्वनियां एक समान चाल से चलते हैं, लेकिन जो ध्वनियां हमें सुनाई देती है वे भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। इसका कारण ध्वनि से जुड़े विभिन्न अभिलक्षणों से है। तरतु भी इनमें से एक अभिलक्षण है। किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति का मस्तिष्क द्वारा अनुभव करना तरवण कहलाता है। किसी स्रोत का कंपन जितनी जल्दी होता है ध्वनि की आवृत्ति उतनी ही अधिक होती है और उसका तारतव भी अधिक होता है। ठीक इसके विपरीत जिस ध्वनि का तारतव कम होता है उसकी आवृत्ति भी कम होती है। जैसे कि नीचे के चित्र में दिखाया गया। विभिन्न आकृति और आकार के वस्तुएं विभिन्न आवृत्तियों के साथ कंपन करते हैं और विभिन्न त्वरण की ध्वनियां पैदा करते हैं। किसी माध्यम में मूल अवस्था के दोनों ओर का अधिकतम विक्षोभ तरंग का आयाम कहलाता है। इसे साधारणतः अक्षर A से प्रदर्शित करते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। ध्वनि के लिए इसका SI मात्रक घनत्व या दाब का मात्रक होगा। ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुता को मुख्यतः इसके आयाम से ज्ञात करते हैं। यदि हम एक मेज पर धीरे से चोट मारेंगे तो हमें एक मृदु धीमी ध्वनि सुनाई देगी, क्योंकि हमने कम ऊर्जा की ध्वनि तरंग उत्पन्न की है। यदि हम इस मेज पर जोर से चोटें मारेंगे तो हमें प्रबल ध्वनि सुनाई देगी। इसका क्या कारण हो सकता है? उत्पादक स्रोत से निकलते ही ध्वनि तरंग फैल जाती है। स्रोत से कुछ दूर जाने पर इसका आयाम तथा प्रबलता दोनों ही कम हो जाते हैं। प्रबल ध्वनि अधिक दूरी तक गति कर सकते हैं क्योंकि इसका संबंध अधिक ऊर्जा से है। नीचे के चित्र में समान आवृत्ति प्रबल तथा मृदु ध्वनि के तरंगे की आवृत्ति प्रदर्शित की गई है। ध्वनि का यह गुण है, वह अभिलक्षण है जो समान तरत्व तथा प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर करने में हमारी सहायता करता है। एकल आवृत्ति की ध्वनि टोन कहलाती है। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न होने वाली ध्वनि को स्वर नोट कहते हैं और यह सुनने में बहुत सुखद लगती है। संगीत कर्णप्रिय होता है, जबकि शोर सुनने में अच्छा नहीं लगता है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। किसी माध्यम में ध्वनि का प्रसार एक निश्चित चाल से होता है। किसी पटाखे या बिजली की गर्जन की ध्वनि हमें प्रकाश की चमक दिखाई देने के कुछ देर बाद सुनाई पड़ती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल की अपेक्षा बहुत कम है। ध्वनि की चाल माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है। आप इसके बारे में विस्तृत जानकारी अपने उच्च कक्षाओं में प्राप्त करेंगे। ध्वनि की चाल माध्यम के ताप तथा दाब पर भी निर्भर करते हैं। इसलिए जब हम ठोसों से गैसीय अवस्था की ओर आगे बढ़ते हैं तो ध्वनि की चाल लगातार कम होती जाती है। किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। ध्वनि का प्रवर्तन। किसी ठोस या द्रव्य से टकराने के पश्चात ध्वनि ठीक उसी प्रकार वापस लौटती है जैसे रबड़ की गेंद किसी दीवार से टकराकर वापस लौटती है। प्रकाश के जैसे ध्वनि भी किसी ठोस या द्रव्य की सतह से प्रवर्तित होती है तथा प्रवर्तन के उन्हीं नियमों का पालन करती है जिनके बारे में आप अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। प्रवर्तक सतह पर खींचे गए अभिलंब तथा ध्वनि के आपतन होने की दिशा तथा प्रवर्तन
होने की दिशा के बीच समान कोण बनते हैं और ये तीन दिशाओं एक ही तल में स्थित होती हैं। ध्वनि तरंगों के परिवर्तन के लिए बड़े आकार के अवरोधक, जो चाहे पॉलिश किए हुए हो या खुरदरे हो, की आवश्यकता होती है। ध्वनि बूम: जब कोई वस्तु ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करती है तब उसे प्रवर्धनिक चाल से चलती हुई कहा जाता है। बंदूक की गोली, जेट वायुयान आदि प्राय प्राधावानिक चाल से चलते हैं। जब ध्वनि उत्पादक स्रोत ध्वनि की चाल से अधिक तेजी से गति करता है तो यह वायु में प्रघातिक तरंगें उत्पन्न करता है। इस प्रकार की प्रघातिक तरंगों से संबंध माध्यम के वायुदाब में परिवर्तन को से एक बहुत तेज और प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे ध्वनि बूम कहते हैं। प्राधावानिक वायुयान से उत्पन्न इस ध्वनि बम में इतनी मात्रा में ऊर्जा होती है कि किसी भवन की खिड़कियों के शीशे तोड़ सकती है और यहाँ तक कि भवनों को भी क्षति पहुंचा सकती है। प्रतिध्वनि: यदि आप उचित प्रवर्तक वस्तु जैसे किसी इमारत अथवा पहाड़ के समीप जोर से चलाते हैं या ताली बजाते हैं तो आपको वही ध्वनि कुछ समय पश्चात फिर से सुनाई देती है। आपको सुनाई देने वाली यह ध्वनि प्रतिध्वनि कहलाती है। हमारे मस्तिष्क में किसी भी ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। किसी ध्वनि की स्पष्टता प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा प्रवर्तित ध्वनि के मध्य कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल होना चाहिए। यदि हम दिए हुए किसी ताप पर, जैसे 22 डिग्री सेल्सियस पर, ध्वनि की चाल 344 मीटर पर सेकंड मान ले तो ध्वनि परिवर्तन के बाद वापस श्रोता तक 0.1 सेकंड के पश्चात पहुंचनी चाहिए। इसलिए परिवर्तक सतह तक जाने तथा श्रोता तक वापस आने में ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी कम से कम इतनी तक होनी चाहिए। अतः स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक ध्वनि स्रोत से कम 17.2 मीटर दूर स्थित होना चाहिए। यह दूरी वायु का ताप बदलने के साथ परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि ताप के साथ ध्वनि के वेग में भी परिवर्तन आ जाता है। ध्वनि के बार बार परिवर्तन के फलस्वरूप हमें एक से ज्यादा प्रतिध्वनियां भी सुनाई दे सकती है। बादलों के गड़गड़ाहट की ध्वनि कई परिवर्तक पृष्ठों जैसे बादलों तथा भूमि से बार बार परिवर्तन के कारण ही उत्पन्न होती है। अनुरणन: किसी बड़े हॉल में उत्पन्न ध्वनि दीवारों से बार बार परिवर्तन के फलस्वरूप तब तक बनी रहती है जब तक कि यह इतनी कम ना हो जाए कि सुनाई ही ना पड़े। इस बार बार परिवर्तन को अनुरणन कहते हैं। इसी के कारण ध्वनि निर्बंध होता है। किसी सभा भवन या बड़े हॉल में अत्यधिक अनुरणन नहीं होनी चाहिए। अनुरणन को कम करने के लिए सभा भवन की छतों तथा दीवारों पर ध्वनि अवशोषक पदार्थ लगे होते हैं, जैसे संपीड़ित फाइबरबोर्ड, पर्दे, खुरदरे, प्लास्टर आदि। इन पदार्थों का चुनाव इनके ध्वनि अवशोषक गुणों के आधार पर किया जाता है। ध्वनि के बहुमूल परिवर्तन के उपयोग: मेगाफोन, लाउडस्पीकर, हॉर्न, सूर्य तथा शहनाई जैसे वाद्य यंत्र इस नियम के आधार पर बनाए जाते हैं कि ध्वनि सभी दिशाओं में फैले बिना केवल एक विशेष दिशा में ही हो जाती है। जैसे कि चित्र में दिखाया गया, इस ध्वनि यंत्रों में आगे का खुला भाग शंक्वाकार होता है। यह शंक्वाकार भाग स्रोत से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगों को बार बार परिवर्तित करके आगे की दिशा में श्रोताओं की ओर भेज देता है। स्टेथोस्कोप शरीर के अंदर मुख्यतः हृदय तथा फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनने में प्रयुक्त होने वाला एक चिकित्सा यंत्र है। स्टेथोस्कोप से सुनने पर रोगी के हृदय की धड़कन की ध्वनि बार बार परिवर्तन के कारण डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। परिवर्तन के पश्चात ध्वनि को हॉल के सभी भागों में पहुंचाने के लिए कंसर्ट हॉल, सम्मेलन कक्षों तथा सिनेमा हॉल की छतें वक्राकार बनाई जाती है, जैसे कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। कभी कभी वक्राकार ध्वनि पट्टों को मंच के पीछे दिखाया जाता है, जिससे कि ध्वनि पट्ट से परिवर्तित होकर समान रूप से पूरे हॉल में फैल जाए। श्रव्यता का परिचय: हम सभी आवृत्ति के ध्वनियों को नहीं सुन पाते। मानवों में ध्वनि की श्रव्यता की आवृत्तियां का औसत प्राश तक होता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चे तथा कुत्तों जैसे जंतु 25 के HW हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकते हैं। व्यक्तियों की आयु बढ़ने के साथ साथ उनके कान उच्च आवृत्तियों के लिए कम सुंगराई होते जाते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति के ध्वनि को अश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। यदि हम अश्रव्य ध्वनि को सुनने में सक्षम है तो हम किसी लोकल के कंपनों को उसी प्रकार सुन सकते हैं जैसे कि हम किसी मक्खी के पंखों के कंपनों को सुन सकते हैं। राइनोसिरस 5 हर्ट्ज तक की आवृत्ति के अश्रव्य ध्वनि को सुनकर संपर्क स्थापित करता है। हेल तथा हाथी की अश्रव्य ध्वनि परिसर की ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। अक्सर यह देखा गया है कि कुछ जंतु भूकंप आने से पहले परेशान
हो जाते हैं। भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले निम्न आवृत्ति की अश्रव्य ध्वनियां उत्पन्न करते हैं, जो संभवतः जंतुओं को सचेत कर देती है। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियां प्रश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि कहलाती है। चमगादड़, डॉल्फिन और पोरपाइज पराध्वनियां उत्पन्न करते हैं। कुछ जंतुओं के श्रवण यंत्र अत्यंत सुग्राह्य होते हैं। ये जंतु चमगादड़ द्वारा उत्पन्न उच्च आवृत्ति की ची ची की ध्वनि को भी सुन सकते हैं। इससे उन्हें अपने आसपास से उड़ते हुए चमगादड़ के बारे में पता चल जाता है और इस प्रकार से ये स्वयं को पकड़े जाने से बचा पाते हैं। चूहे भी पराध्वनि करके कुछ खेल खेलते हैं। श्रवण सहायक युक्ति। कम सुनाई देने वाले लोगों को इस यंत्र की आवश्यकता होती है। यह बैटरी चालित एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। इसके अंदर एक छोटा सा माइक्रोफोन, एक एम्पलीफायर व स्पीकर फिट होता है। जब ध्वनि माइक्रोफोन पर पड़ती है तो वह इन ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदल देता है। एम्पलीफायर इन विद्युत संकेतों को प्रवर्धित कर देता है। स्पीकर इन संकेतों को ध्वनि की तरंगों में परिवर्तित कर देता है। ध्वनि की ये तरंगें कान के डायफ्राम पर आपतित होती है तथा व्यक्ति को ध्वनि साफ सुनाई देती है। पराध्वनि के अनुप्रयोग। पराध्वनि उच्च आवृत्ति की तरंगें होती है। पराध्वनि अवरोधों के उपस्थिति के बावजूद एक निश्चित पथ पर गति कर सकते हैं। उद्योगों तथा चिकित्सा के क्षेत्र में पराध्वनियों का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। पराध्वनि का उपयोग प्राय उन भागों को साफ करने में किया जाता है जहां तक पहुंचाना कठिन होता है। सर्पिलाकार नली, विषय आकार के पुर्ज, इलेक्ट्रॉनिक अवयव। इसका उपयोग के कुछ सामान्य उदाहरण है। साफ करने वाली वस्तुओं को साफ करने वाले मार्जन विलयन में रखते हैं और इस विलयन से पराध्वनि तरंगें गुजारी जाती है। उच्च आवृत्ति के फलस्वरूप धूल, चिकनाई तथा गंदगी के कण इन वस्तुओं से अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। इस प्रकार वस्तु पूर्णतः साफ हो जाती है। हम पराध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉकों में दरारों तथा अन्य दोषों का पता लगाने के लिए भी कर सकते हैं। बड़े बड़े भवनों, पुलों, मशीनों तथा वैज्ञानिक उपकरणों को बनाने के लिए धातु के घटकों का उपयोग किया जाता है। धातु के ब्लॉकों में विद्यमान दरार या छिद्र जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देते, भवन या पुल की मजबूती को कम कर देते हैं। पराध्वनि तरंगें धातु के ब्लॉकों में प्रक्षेपित की जाती हैं और इन तरंगों का पता लगाने के लिए संसूचक उपयोग में लाए जाते हैं। यदि इन ब्लॉकों में थोड़ा सा भी दोष होता है तो पराध्वनि तरंगें परिवर्तित हो जाती है, तो दोष की उपस्थिति को दर्शाता है। अधिक तरंगदैर्घ्य वाले साधारण ध्वनि दोष युक्त स्थान के कोणों से मुड़कर संसूचक तक पहुंच जाती है, अतः ध्वनि को इस कार्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। पराध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों से परिवर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाने की तकनीकी को ईसीजी कहते हैं। पराध्वनि संसूचक एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के भीतरी अंगों के प्रतिबिंब प्राप्त किए जाते हैं। इस संसूचक से रोगी के यकृत, पित्ताशय, गंभीराशय, गुर्दे जैसे अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। यह संसूचक पित्ताशय तथा गुर्दे में पथरी तथा विभिन्न अंगों में अबुद्र ट्यूबर जैसी शारीरिक असमानताओं का पता लगाने में सहायता करता है। इस तकनीकी में पराध्वनि तरंगें शरीर के ऊतकों में गति करती रहती है और बाद में ऊतक के घनत्व में परिवर्तन के साथ से परिवर्तित हो जाती है। इसके उपरांत इन तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित किया जाता है ताकि उस अंग का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। इन प्रतिबिंबों को मॉनिटर पर दर्शाया जाता है या फिल्म पर मुद्रित किया जाता है। इस तकनीक को अल्ट्रासोनोग्राफी कहते हैं। गर्भकाल में भ्रूण की जांच तथा उसके जन्मजात दोषों तथा उसके वृद्धि की अनियमितताओं का पता लगाने के लिए इसी तकनीक का उपयोग किया जाता है। पराध्वनि का उपयोग गुर्दे की छोटी पथरी को बारीकी कणों में तोड़ने के लिए भी किया जाता है। बाद में ये बारीकी कण मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं। सोनार शब्द साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग से बना है। सोनार नाम की इस तकनीक में जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। सोनार कैसे कार्य करता है? सोनार में एक प्रेषित तथा एक संसूचक लगा होता है और किसी नाव या जहाज में चित्र में दर्शाया अनुसार लगाया जाता है। प्रक्षेपित पराध्वनि तरंगे उत्पन्न तथा प्रक्षेपित करने का कार्य करता है। ये तरंगे जल में गमन करती है तथा समुद्र तल में पिंड से टकराने के बाद परिवर्तित होने पर संसूचक द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। संसूचक पराध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर देता है जिनका उचित रूप से अध्ययन कर लिया जाता है। जल में ध्वनि की गति तथा पराध्वनि संकेत के प्रक्षेपण तथा अभिग्रहण के समय अंतराल की गणना करके उस पिंड की दूरी ज्ञात की जा सकती है जिससे ध्वनि तरंगें परिवर्तित हुई है। मान लीजिए पराध्वनि के प्रक्षेपण तथा अभिग्रहण के बीच का समय अंतराल T है तथा समुद्री जल में ध्वनि की चाल भी है।
उपरोक्त विधि प्रतिध्वनि का प्राश्र विधि कहलाती है। सोनार की तकनीक का उपयोग समुद्र की गहराई ज्ञात करने तथा जल के अंदर स्थित चट्टानों, हिम शैल, पहलवी, बर्फ घाटियों, पनडुब्बियों, डूबे हुए जहाज आदि का पता लगाने में किया जाता है। मानव कर्ण की संरचना हमें कैसे सुनाई देती है? हम जिस अंत्य संवेदनी युक्ति की सहायता से सुन पाते हैं उसे कर्ण कहते हैं। यह कर्ण श्रवणीय आवृत्तियों द्वारा वायु में होने वाले दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है, जो श्रवण तंत्रिका से होकर मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। यहाँ पर हम मानव के कान द्वारा सुनने की प्रक्रिया के पक्ष के विषय में चर्चा करेंगे। बाहरी कान को कर्ण पड़व कहते हैं। यह वातावरण से ध्वनि को एकत्रित करता है। एकत्रित की गई ध्वनि श्रवण नलिका से होकर गुजरती है। श्रवण नलिका के दूसरे सिरे पर एक पतली झिल्ली होती है। इसे कर्णपटा या कर्णपटा झिल्ली कहते हैं। माध्यम के संपीड़न के कर्णपटा तक पहुंचने पर झिल्ली के बाहर की तरफ लगने वाला दाब बढ़ जाता है और यह कर्णपटा को अंदर की तरफ ढकेलता है। ठीक इसी प्रकार विलयन के पहुंचने पर कर्णपटा बाहर की ओर गति करता है। इस प्रकार कर्णपटा कंपन करने लगती है। मध्यम कर्ण में मुगंधर्क, निहाय तथा वलयस्क इन कंपनों को कई गुना बढ़ा देती है। मध्य कर्ण ध्वनि तरंगों से मिलने वाले इन दाब परिवर्तनों को आंतरिक कर्ण पर संचरित कर देता है। आंतरिक कर्ण में कणवर्त दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर देता है। ये विद्युत संकेत श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है और मस्तिष्क इनकी ध्वनि के रूप में व्याख्या करता है।